चलिए, आज का चैप्टर का नाम है, आप लोग के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, पशु प्रजनन यानी कि एनिमल ब्रीडिंग। ठीक, पशु प्रजनन या एनिमल ब्रीडिंग। यहाँ से 3 से 4 नंबर आपके पीईटी एग्जाम में और अदर एग्जाम में कवर होता है। पीईटी में खैर 3 से 4 आता है, बाकी एग्जाम्स के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कितना आ जाए। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे पशु प्रजनन क्या होता है और इनका हमारे एनिमल हस्बेंड्री में क्या रोल है, पशु प्रजनन का पशु नस्ल सुधार में क्या रोल है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, प्रजनन के प्रकारों के बारे में अपन नॉलेज लेंगे थोड़ा सा, क्या कितने प्रकार का होता है, उन प्रकारों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में 1 बाय 1 बात करते हैं। ठीक है, तो पशु प्रजनन का मतलब पहले समझते हैं भाई, है ना। पशु मतलब सब जानते हो बेटा, काम है अपन को ब्रीडिंग से, ब्रीडिंग या प्रजनन से। तो प्रजनन का मतलब समझते हैं। ठीक है, प्रजनन शब्द में पहला शब्द एक आप लोग को दिख रहा होगा, जनन। ठीक है, प्रजनन शब्द में आप लोग को एक वर्ड मिल रहा है जनन। तो जनन का मतलब पहले समझते हैं। ठीक है, इस संसार में जितने भी जीव हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े से लेके इंसानों तक, जंगली जानवरों तक, सभी में भगवान ने ये क्षमता दिया है कि भाई वो जीव अपने जैसा ही एक जीव उत्पन्न कर सके, सेम टू सेम, ये उनमें क्षमता है ना। अब ऐसा तो नहीं कि इंसान दूसरा चीज पैदा करे, इंसान ही पैदा करेगा। पेड़ पौधे से पेड़ पौधे ही बनते हैं, कीटों से कीट बनते हैं, जीव जंतु से जीव जंतु निकलते हैं। तो ये क्षमता उनमें प्रकृति ने यानी कि भगवान ने दी है। तो उस जो क्षमता को क्या बोलेंगे, जनन क्षमता। जनन क्षमता क्या है, जीवों की वो क्षमता जिसके द्वारा वो अपने जैसे संतान पैदा कर सके, दैट इज जनन, है ना, जनन क्षमता। अगर जीवों में जनन क्षमता नहीं हो तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकेगा, सिंपल सी बात है। बहुत सारे इंसान ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो जीव पैदा नहीं कर सकते, उनमें ये क्षमता नहीं होता है, यानी कि जनन क्षमता उनमें नहीं पाया जाता। जब तक ये क्षमता नहीं होगा तब तक कोई भी प्राणी या जीव नया जीव उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इसी को जनन क्षमता बोलते हैं। अब इस जनन क्षमता के द्वारा जीव क्या करते हैं, नया जीव पैदा करते हैं। उसके लिए प्रोसेस होता है और वही प्रोसेस कहलाता है बेटा प्रजनन। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, जनन के प्रोसेस में फीमेल और मेल यानी कि अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होके कपलिंग करेंगे, यानी कि मैटिंग करेंगे, और मैटिंग के थ्रू, ठीक है, जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के ऑर्गन में जाएगा, है ना, जनन अंग में प्रवेश करेगा और वहां पर फिर संपूर्ण बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 समझते हैं कि जीव बनते कैसे। ये तो समझ आएगा कि भाई जीव जनन करके, है ना, या प्रजनन करके नया जीव बनाते हैं, वो हमारा प्रजनन कहलाता है। जनन क्षमता क्या, जीवों में बच्चा पैदा करने की शक्ति, क्षमता को जनन बोलते हैं। और जिस प्रक्रिया द्वारा उन लोग बच्चा पैदा करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, अब समझते हैं कि जीव कैसा बनता है ना। इसके लिए सबसे पहले अपन 1 बाय 1 स्टेप चलते हैं। कोई भी प्राणी जब पैदा होता है, कोई भी जीव जब पैदा होता है तो वो नवजात अवस्था धारण करता है, कि डायरेक्ट बड़ा हो जाता है, नवजात अवस्था ही आता है ना किसी भी जीव में। तो अपन ले लेते हैं बेटा एक नवजात अवस्था या स्टेज। नवजात अवस्था में जीवों के जनन अंग तो मौजूद रहते हैं बेटा, लेकिन वो कार्यशील नहीं रहते, जनन की दृष्टि से कार्यशील नहीं रहते, है ना। उनमें नॉर्मली जो वर्क होता है ना, यूरिनरी वर्क होता है, मतलब यूरिन करते हैं, सब होता है, लेकिन जो प्रजनन की जो प्रक्रिया है उस समय वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि प्रजनन की प्रक्रिया के लिए उनके ऑर्गन बिल्कुल विकसित होने चाहिए। विकसित कहने का मतलब जो ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन, है ना, उनमें हार्मोन का उत्पादन, वीर्य और शुक्राणु का उत्पादन, अंडाणु का उत्पादन होना चाहिए। तो वो उत्पादन कब होता है बेटा, जब ये नवजात रहता है, और नवजात से जब युवावस्था आता है, क्या आता है, युवावस्था। युवावस्था आने के बाद
जीवों के जनन अंग बिल्कुल प्रजनन की दृष्टि से कार्यशील हो जाते हैं, मतलब अब उन लोग तैयार है प्रजनन करने के लिए। ठीक है, यही अवस्था है जब बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जीवों में, जैसे हमारे ऊपर भी परिवर्तन देखने को मिलता है ना। हम लोग जब युवा हो जाते हैं तो हमारे शरीर में केमिकल चेंजेस मिलेगा, है ना, और आप लोग का शारीरिक परिवर्तन भी होता है बहुत सारा, जैसे लड़कों का मूंछ दाढ़ी आना शुरू हो जाए, है ना, तो ये युवावस्था का लक्षण होता है। तो जीवों में भी होता है, जैसे उनमें युवावस्था आएगा तो सबसे पहला काम है युवावस्था का एक सिम्टम होता है, उनके लैंगिक अंग पूर्ण विकसित होकर कार्य करना शुरू कर देंगे। दूसरा एक चीज इनमें ये होता है सेक्स ऑर्गन विकसित हो जाते हैं और वीर्य का उनमें उत्पादन होता है। बेटा क्या होता है? वीर्य का उत्पादन होगा। वीर्य के उत्पादन के साथ साथ हार्मोन का उत्पादन होता है। क्या होता है? हार्मोन का उत्पादन। अब ये दोनों चीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो युवा हो जाएंगे तो प्रजनन कार्य हो जाए। प्रजनन कार्य के लिए दो महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होती है, वो है वीर्य और एक है हार्मोन। ठीक है, ये वीर्य किसमें बनता है? ये नर प्राणी में बनता है ना, और उसी तरह अंडाणु बनता है मादा में। क्या बनता है? अंडाणु। और उनमें भी क्या बनता है बेटा? हार्मोन बनता है, हार्मोन। तो दोनों जीवों में, ये नर में वीर्य और हार्मोन बनेगा, मादा में भी अंडाणु और हार्मोन दोनों। अब इसका काम क्या है बेटा? प्रजनन की प्रक्रिया में क्या चीज चाहिए रहता है? एक नर चाहिए और एक मादा चाहिए। नर मादा जब क्रॉस करते हैं, संभोग करते हैं, तो नर का क्या जाता है बेटा? वीर्य, है ना, किसके अंदर जाता है? मादा के जनन अंग में। ये वीर्य मादा के जनन अंग में जाएगा और किससे मिलेगा बेटा? ये अंडाणु से। यही वीर्य और अंडाणु मिलकर के एक नवजात बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। तो अपन को नए बच्चा पैदा करने के लिए इन दो चीजों की जरूरत थी, वीर्य और अंडाणु। अब वे वीर्य कहाँ बन रहा है बेटा? नर जनन अंग में बनता है ना, और ये अंडाणु कहाँ बनता है? मादा जनन अंग में। अब दोनों कब आता है? दोनों बनना कब शुरू होता है? जब उन लोग युवावस्था हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बेटा दोनों युवावस्था में आ गए, मतलब नर जो है ये वीर्य को उत्पादन करने लगा है और मादा अंडाणु का। अब इतने बस से काम नहीं होगा, वीर्य उत्पादन और अंडाणु उत्पादन होने से भी काम नहीं होता है। जब तक कोई भी जीव अट्रैक्ट होकर के प्रजनन क्रिया नहीं करेंगे तब तक ये वीर्य मादा की जनन अंग में जाएगा नहीं जाएगा। तो उनमें बहुत खास चीज बनना जरूरी है, वो है हार्मोन, सेक्स हार्मोन। समझ आएगा? इसी हार्मोन के बदौलत नर मादा की ओर और मादा नर की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों में अलग अलग हार्मोन बनता है। समझ आ रहा है? जैसे अगर मैं नर में बात करूं तो टेस्टोस्टेरॉन ये हार्मोन बनता है बेटा, और मादा में एस्ट्रोजन। हाँ, दो हार्मोन बनता है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन बनता है। ये दोनों हार्मोन कब बनता है बेटा? जब ये मादा युवा हो जाती है, और ये टेस्टोस्टेरॉन कब बनता है? जब नर युवा हो जाता है। अब युवा होने के बाद जब ये हार्मोन बनेगा तो दोनों पशु एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, और आकर्षित होने के बाद वो लोग प्रजनन क्रिया करेंगे। प्रजनन क्रिया में ये जो नर है वीर्य को मादा के जनन अंग में पहुंचाएगा, और जैसे ही वीर्य मादा के जनन अंग में पहुंचा, इनका अंडाणु से क्या होगा? मिलन होगा, और दोनों के मिलने से क्या बनता है बेटा? नया जीव बनता है। क्लियर हो गया? तो ऐसे बनता है नया जीव। ठीक, अब प्रोसेस को पूरा समझते हैं वन बाय वन करके। ठीक, पहले मैं क्या बोला? कोई भी जीव कैसे रहता है? नवजात। नवजात के बाद क्या होता है बेटा? वो युवा होता है ना। तो युवावस्था क्या कहलाता है? जब जीवों के जनन अंग पूर्ण विकसित हो जाते हैं, प्रजनन करने योग्य हो जाते हैं, तो उसी अवस्था को बोलते हैं क्या? युवावस्था। अब युवावस्था होने के बाद नर में वीर्य बनेगा और मादा में अंडाणु बनेगा, एंड साथ ही साथ दोनों में हार्मोन बनते हैं। उस हार्मोन के कारण लोग क्या करते हैं? प्रजनन कार्य करते हैं, है ना, प्रजनन कार्य करते हैं। तो प्रजनन के दौरान वीर्य जो रहता है वो मादा के जनन अंग में जाता है, और वो उनका मिलन किससे होता है बेटा? अंडाणु से। मतलब वीर्य और अंडाणु कहाँ मिलेगा? मादा के जनन अंग में। अब ये दोनों जब
वीर्य और अंडाणु जब मिलते हैं उसके पहले खास प्रक्रिया होती है। जब ये वीर्य मादा के जनन अंग में एंटर होता है तो एंटर होने के बाद ये एकदम मोशन करता है, गति करता है, एकदम एक्टिव हो जाता है। अब गति करते हुए भाई देखो आप लोग को समझा रहा हूं, जैसे मान लो ये इस टाइप से कुछ मादा जनन अंग रहता है ना, इस टाइप से कुछ मादा जनन अंग, तो ऐसी बना दे रहा हूं ना सिंपल सा। तो ये वीर्य अंदर आ गया मान लो, और इधर बनता है बेटा आप लोग का इस टाइप से, यहाँ पर अंडाणु बनता है ना। ये अंडाणु या अंडाशय है, अंडाशय से अंडाणु बनता है। तो ये अंडाणु रहेगा यहाँ पर और ये वीर्य डाला जाता है यहाँ, ठीक है। वीर्य जब डाला जाएगा तो इनका इधर आना जरूरी है मिलने के लिए। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आगे का प्रोसेस होगा क्या? नहीं होगा, ठीक। तो ये अंदर आने से पहले, ये इधर आने से पहले क्या होता है? मोशन करता है। अब 3 प्रकार का मोशन होता है इसमें। एक जो मोशन होता है जिसमें बेटा जो वीर्य है वो बिल्कुल सीधा सीधा जाते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा जाएंगे तो इससे मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। एक जो गति होती है वो गति होती है गोल गोल। ये जो वीर्य के अंदर शुक्राणु मौजूद है वो गोल गोल अपने जगह में घूमता है, उसको बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? घूर्णन। गोल गोल घूमता है, ठीक है। एक जो गति होते हैं उसमें शुक्राणु क्या करता है? थोड़ा सा आगे जाता है फिर बैक हो जाता है, आगे पीछे होता है, इसको बोलते हैं दोलन गति। तो इन तीनों गति में से सबसे काम वाली गति कौन सी है? सीधी जो जाती है, जो प्रगामी गति कहलाता है वो। अब उस प्रगामी गति के फलस्वरूप ये आगे आएगा, आगे आने के बाद इनसे मिलन होगा। अब सोचो जब प्रजनन क्रिया होता है तो वीर्य डाला जाता है, तो वीर्य में लाखों की संख्या में शुक्राणु मौजूद होता है, मतलब लाखों की संख्या में। अब आप यकीन मानो लाखों की संख्या है, उनमें से केवल एक शुक्राणु ही क्या करेगा? अंडाणु का भेदन करता है। बाकी जो शुक्राणु है पूरा पूरा वेस्ट हो जाता है। मान लो 5 ml स्पर्म गया मादा के जनन में। अब इस स्पर्म में लाखों की संख्या में शुक्राणु आपने देखा होगा बेटा, बिल्कुल इस तरीके से गोल सा होता है और ये गति करते हो जाता है, ठीक है। तो लाखों की संख्या में, इस प्रकार से लाखों की संख्या में रहते हैं 5 ml। उनमें से केवल एक शुक्राणु ही आगे जाकर, आगे तो सभी जाते हैं लेकिन भेदन किसी एक शुक्राणु से होता है। समझ आ रहा है? एक शुक्राणु जब भेदन हो जाएगा अंडाणु से, तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों के मिलने का जो प्रक्रिया कहलाता है उसको बोलते हैं निषेचन। समझ आ गया? ठीक। एक और प्रक्रिया होता है जब जो नर पशु है वो वीर्य को मादा के जनन अंग में डालता है, तो वो प्रक्रिया कहलाता है गर्भाधान। क्या? गर्भाधान। गर्भाधान के बाद वीर्य में उपस्थित शुक्राणु आगे बढ़ते हुए अंडाणु का भेदन करेगा और वही प्रोसेस कहलाता है क्या? निषेचन। अब ये निषेचन के बाद, अच्छा निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? यहाँ पर अंडवाहिनी मौजूद रहता है ना। तो ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर कंप्लीट होता है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। समझ आ गया? अब अंडवाहिनी में निषेचन हो गया तो निषेचन के बाद जो अंडाणु होता है वो युग्मक में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है युग्मक। जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। यहाँ तक क्लियर? निषेचन के बाद अंडाणु जो है वो किसमें बदल गया बेटा? युग्मक। समझ आ गया? अब ये जाइगोट चुपचाप सीधा चले जाएगा गर्भाशय में। अभी कहाँ पर है वो? अंडवाहिनी में है ना। निषेचन कहाँ पर हुआ? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में निषेचन के बाद ये किसमें बदल गया बेटा? युग्मक में बदल गया। अब ये युग्मक अभी अंडवाहिनी में है, वो 3 से 4 दिन बाद चुपचाप चले जाता है गर्भाशय। कहाँ चले जाता है? गर्भाशय। गर्भाशय में चले जाता है। अब गर्भाशय में जाने के बाद बेटा ये बदल जाता है भ्रूण। इसमें भ्रूण है ना। अब भ्रूण बन गया मतलब वो गाय प्रेग्नेंट हो गई। भ्रूण बनना मतलब अब बच्चा बनने का प्रोसेस शुरू हो गया, मतलब गाय हो गई है प्रेग्नेंट। तो गर्भाशय में भ्रूण जो है समय लगाता है बच्चा बनने में। भाई एकदम तुरंत 1-2 दिन में थोड़ी ना बन जाएगा, समय लगता है। जैसे हमको कितना समय लगा है? 9 महीना हम लोग माँ की कोख में रहते हैं, बड़ा होने में समय लगता है। तो
भ्रूण से लेके पूरे कंप्लीट बच्चा बनने तक का समय गर्भकाल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? गर्भकाल। या गर्भाशय में भ्रूण जितने दिन लगाता है बच्चा बनने में कंप्लीट हो, भाई भ्रूण में धीरे धीरे क्या होगा, हाथ पैर बनना शुरू होगा, कान मुंह कान सब बनेगा धीरे धीरे, तो उस प्रोसेस में पूरा समय लगता है और वही समय क्या कहलाता है बेटा? गर्भकाल। गर्भ में जितने समय तक रहता है वो, ठीक है, उसी समय को क्या बोलते हैं? गर्भकाल। क्लियर आ गया? तो अगर मैं गाय के बारे में बात करूं बेटा, किसके बारे में? गाय के बारे में अगर बात करूं तो गाय का जो गर्भकाल होता है वो 982 दिन का होता है। यानी कि अगर महीने में बात करूं तो 9 माह 9 दिन। उसी प्रकार भैंस में 310 दिन होता है, 10 माह 10 दिन। तो अलग अलग पशु का गर्भकाल अलग अलग होता है। अब जैसे ही बेटा ये अवधि समाप्त हो जाए, मतलब गर्भ में वो भ्रूण 9 माह 9 दिन का हो जाए, गाय के बारे में बात कर रहा हूं, तो अब क्या होगा बेटा? भाई बच्चा बन गया तो अब क्या प्रोसेस होगा? बच्चा बाहर आएगा, तो वही बच्चा बाहर आने का प्रोसेस कहलाता है प्रसव, यानी कि बर्थ बोलते हैं, बर्थ, बच्चा देना। प्रसव क्रिया कब होती है? जब ये गर्भकाल कंप्लीट हो जाता है तो प्रसव क्रिया होती है। प्रसव क्रिया से कौन बाहर आता है बेटा? बच्चा, यानी कि नवजात बाहर आता है, आ गया बाहर, ठीक। अब ये भी नवजात धीरे से किसमें कन्वर्ट होगा? बाद में युवा होगा। युवा होने के बाद ये भी क्या करेगा? प्रजनन। प्रजनन करने के बाद धीरे धीरे यही प्रोसेस हर जीव में चलता है। तो इस प्रकार से जीव बनते बनते पूरा अपना समुदाय, अपना पीढ़ी बनाता है। तो प्रजनन के द्वारा प्रत्येक जीव अपना पीढ़ी बनाता है ना भाई, अपना जनरेशन बनाएगा कि भाई मेरा जो खेत खार है उसको कोई ना कोई तो कमाने वाला रहे, है नहीं? इसीलिए अब इन लोगों के यहाँ खेत खार तो नहीं है, बट अपना पीढ़ी बनाए रखने के लिए लोग भी क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, नई पीढ़ी पैदा करते हैं। तो प्रजनन बेसिकली नई पीढ़ी पैदा करने का एक प्रोसेस है। समझ आ गया? सारा चीज समझ आया? गर्भाधान क्या होता है ना, निषेचन क्या होता है, ठीक है, गर्भकाल क्या होता है, ये सारा चीज समझ आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से नया जीव बनता है और ये नया जीव बनने का जो पूरा प्रोसेस है वही क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है, ब्रीडिंग कहलाता है। अब यही प्रजनन अगर पौधों में हो तो वो पादप प्रजनन कहलाएगा, यदि जानवर में होगा तो पशु प्रजनन कहलाएगा। क्लियर है? तो ये प्रोसेस सभी जीवों में होगा, इंसानों में होगा, कीड़ों में होगा, पेड़ पौधों में होगा और जानवरों में होगा। तो फिलहाल हम लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं तो पशु प्रजनन के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? अभी भी किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं है डाउट? तो चलिए, परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि पशु प्रजनन का आशय नर और मादा पशुओं के सहवास यानी कि मैटिंग के द्वारा उन्हीं के जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया से। बड़ा सिंपल है। पशु प्रजनन में क्या होता है? नर और मादा पशु सहवास करके एक नया संतान बनाते हैं, दैट इज पशु प्रजनन, ठीक। अब पशु प्रजनन का उद्देश्य समझते हैं। भाई एनिमल ब्रीडिंग तो करते ही है ना, तो इसका उद्देश्य क्या है पहले ये समझते हैं। समझ आ गया? तो उसको समझने से पहले अपन चलते हैं इतिहास में, पहले के जमाने में, है ना। पहले जो पशु हमारे तरफ पालते थे या अभी भी पालते हैं, वो पशु होते हैं बेटा निम्न कोटि के। निम्न कोटि मतलब उनकी उत्पादन क्षमता बिल्कुल कम है। कैसी है? कम है। तो ऐसे पशु को निम्न कोटि वाला पशु कहते हैं, ठीक है। मतलब वो बेकार पशु नहीं है, बट हम लोग जब पशु पालते हैं बेटा तो चाहते हैं कि उत्पादन ज्यादा मिले, और वो उत्पादन पशुओं से मिल रहा है कम, इसलिए उसको किस कोटि में रखते हैं? निम्न कोटि। अब भाई आप पशु पालोगे और चाहोगे ना कि ज्यादा से ज्यादा दूध मिले हमको, लेकिन हमारे यहाँ जो पशु है देसी गाय, उनका दूध उत्पादन क्षमता बिल्कुल कम है, यानी कि हमारे जो पशु है निम्न कोटि के। अब आपने ये भी देखा होगा कि विदेशों में पाले जाने वाले पशु हाई क्वालिटी वाले रहते हैं, दूध उत्पादन क्षमता
अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो हमारे देश में जब दूध उत्पादन हो रहा था, बहुत कम हो रहा था, पूर्ति नहीं हो पाते थे, एक व्यक्ति को 30 ग्राम 40 ग्राम बस दूध अवेलेबल हो पाता था, है ना, तो जो कि बहुत कम था। तो दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, विदेशी पशुओं को हमारे देश में लाया गया और उनका प्रजनन देसी पशु के साथ कराया गया, है ना। जो विदेशी पशु है उनको हमारे देश में लाया गया और उनका प्रजनन किससे कराया गया, देसी पशु के साथ। तो प्रजनन की प्रक्रिया में सुधार होता है, प्रजनन से पशुओं में सुधार होता है। अब ये कैसे होता है ये समझे। प्रजनन की प्रक्रिया में जीव तो बनता है बेटा, और जीव बनने के लिए 2 जीवों की जरूरत पड़ता है, एक नर और एक मादा। जब नर मादा प्रजनन करते हैं तो उनका अनुवांशिक गुण किसमें जाता है, संतान में जाता है। मतलब 50% जाएगा मादा का और 50% जाएगा नर का। तो अनुवांशिक गुण जा रहा है, तो अनुवांशिक गुण जाने का ये मतलब है कि 50% जो गुण रहेगा वो नर का रहेगा और 50% मादा का। मतलब अगर देसी पशु का मैं देसी पशु के से ही क्रॉस कराऊं तो दोनों का अनुवांशिक गुण लगभग समान होगा। और समान अनुवांशिक गुण जब संतान में आएंगे तो ये संतान भी किसके जैसा होगा मेरे भाई, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा होगा। तो यहाँ पर कुछ सुधार हुआ क्या भाई, संतान अपने पेरेंट्स जैसा ही है, कोई सुधार हो रहा है क्या? लेकिन अगर मैं इस देसी नस्ल के पशु का क्रॉस कोई विदेशी पशु के साथ कराऊं जिनका अनुवांशिक गुण बड़ा जबरदस्त है, उत्पादन क्षमता बड़ा जबरदस्त है, तो 50% गुण संतान में विदेशी पशु का आएगा। फिर इस संतान का क्रॉस फिर से कोई अच्छे क्वालिटी के पशु के साथ कराएं तो धीरे धीरे करके उनमें सुधार होता है ना। अनुवांशिक गुण जाने से क्या होता है, पशुओं में सुधार होता है। और ये सुधार किसके ऊपर डिपेंड है, पशु प्रजनन। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से पशु में सुधार हो सकता है। अब ठीक है, क्या क्या चीजों में सुधार कर सकते हैं। पहला तो बोला बेटा कि दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एक ऐसी गाय जो बहुत कम दूध दे रही है, उनका क्रॉस ऐसे सांड के साथ कराएंगे जो नस्ल का सांड है ना, जिस नस्ल का है उस नस्ल की गाय अच्छा दूध देती है। मान लो साहिवाल नस्ल है या अपना होलिस्टियन फ्रीजियन नस्ल है ना, होलिस्टियन फ्रीजियन। तो इस नस्ल के जो सांड है ना, उसका क्रॉस कोई देसी नस्ल की गाय के साथ कराएंगे तो भाई इस नस्ल के सांड का अनुवांशिक गुण आने वाले संतान में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो सुधार होगा, बिल्कुल होगा। तो ये तो होता है बेटा अपन दूध उत्पादन क्षमता को सुधार देंगे। क्या इतना काफी है? नहीं भाई, कोई पशु अच्छा दूध दे रहा है मतलब वो अच्छा क्वालिटी का है ऐसा नहीं मानूंगा। दूध उत्पादन क्षमता है बहुत अच्छी बात है, बट उन पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होना चाहिए। मान लो ये गाय है, दूध अच्छा खासा दे रही है, कोई महामारी आया, कोई रोग लगा, वो निपट गई, तो उसके इतने दूध देने का क्या मतलब हो जब उनमें किसी भी प्रकार के रोग को सहन करने की क्षमता ही नहीं। तो प्रजनन के द्वारा हम ये भी सुधार कर सकते हैं कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा किया जा सके। समझ आ गया? अब ये भी हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आ गई। हमारे देसी गाय जो है वो कैसे होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना, मतलब धीरे धीरे युवा होते हैं। और जितना देर से युवा होंगे उतने देर से क्या करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे। बच्चा देर से पैदा होगा तो दूध भी देर से। और हम लोग पशु को किस लिए पालते हैं, दूध के लिए। समझ आ रहा है? तो हम उनमें ये भी गुण लाएंगे कि वो जल्दी बड़ा हो सके, जल्दी युवा हो सके, ताकि वो जल्दी प्रजनन कर सके और हमको जल्दी जल्दी दूध मिले। समझ आया? तो ये चलो दूध भी मिल गया। दूध का जो काल होता है, दुग्ध काल सभी पशु का अलग अलग होता है। कोई भाई 10 महीना दूध दिया है ना, कोई 8 महीने में खत्म हो गया दूध। तो दूध का जो काल है, ड्यूरेशन, उसको भी बढ़ाया जाता है। कुछ ऐसे पशु होते हैं बेटा जिनका दुग्ध काल लंबा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं देसी गाय में, तो गिर नस्ल का जो दुग्ध काल होता है बाकी देसी गाय से ज्यादा होता है, इसलिए इसको ज्यादातर डेयरी में पालते हैं। तो गिर नस्ल में कुछ ना कुछ तो गुण है, इसके गुण को हम दूसरे पशु में ट्रांसफर कर सकते हैं प्रजनन के द्वारा, है ना। तो इन सारे उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हम लोग क्या कराते हैं बेटा, प्रजनन कराते हैं। उत्तम पशु बनाने के लिए, उत्तम पशु क्या है, जो दूध भी अच्छा दे, है ना, जिनमें दुग्ध काल लंबा भी हो,
है ना, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, जो जल्दी युवा हो सके, वही तो उत्तम पशु है ना। पशु की उत्पादकता यानी दूध देने का जो समय वो अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक आयु तक हो। कोई जो पशु है वो 4-5 बच्चा देने के बाद बूढ़े हो जाते हैं, नहीं दे पाते आगे बच्चा, तो उनमें उत्पादन क्षमता भी ज्यादा हो और वो ज्यादा से ज्यादा समय तक, है ना, बच्चा दे सके। पशु अपने जीवन काल में लगभग 7 से 8 बार बच्चा देता है ना। कई पशु बहुत जल्दी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, पशु को शीघ्र युवा बनाने के लिए अभी बात की हमें, जितना जल्दी वो युवा होगा उतना जल्दी उनमें प्रजनन होगा। ठीक, वातावरण के प्रति पशु में सहनशीलता लाएंगे, ताकि जैसे मान लो कोई दूसरे पशु को हमारे भारत में ला रहा है, ऐसे जगह में है वो तो ठंडा इलाका है और इधर पड़ता है थोड़ा सा गर्मी, तो यहाँ के वातावरण को सहन कर सकते, ठीक है ना। अच्छी नस्ल के पशु प्राप्त हो, अच्छी नस्ल के पशु मतलब जिनके उत्पादन क्षमता, ये सारा चीज अच्छा हो। पशु की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रोगों से बचने के लिए, सहनशीलता लाने के लिए, पशु दिखने में स्वस्थ हो और चमकीला हो, तो ये सारा प्रजनन का उद्देश्य है। समझ आ गया? ठीक, चलिए, युवावस्था या प्यूबर्टी क्या कहलाता है? जब पशु के जनन विकसित हो जाते हैं और वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। जब पशु के प्रजनन या जनन विकसित हो जाते हैं और वे प्रजनन के लिए योग्य हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, वही अवस्था बेटा प्यूबर्टी स्टेज कहलाता है, युवावस्था। ठीक, दूसरा, युवावस्था के बाद आप लोग को नया हेडिंग दिख रहा होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानना, वो क्या है? ऋतुमय काल, मध्यकाल या स्त्रस। ठीक, तो जब मादा का जननांग विकसित हो जाता है तो उस समय एक खास अवस्था आती है जब उनके जननांग से अंडाणु का क्षरण होता है। किसका? अंडाणु का। और मादा पशु को प्रजनन की तीव्र इच्छा जागृत होती है। उसी समय को मध्यकाल, ऋतुमय काल या गर्मी में आना भी बोलते हैं। जब ये गर्मी में आती है, जब ये अवस्था मादा पशु में आता है तो वो कुछ विशेष लक्षण प्रकट करती है ना। जैसे बेचैन रहती है गाय, ठीक है, उठती बैठती है, बार बार पेशाब करती है ना। नर पशु के पीछे पीछे वो रहती है, ठीक, या जब नर पशु उसके पीछे है तो ठीक वो शांत खड़ी रह जाती है। साथ ही साथ उनके योनि से, योनि द्वार से बिल्कुल चिपचिपा श्वेत पदार्थ का स्रवण होने लगता है। ये सारा बहुत सारा उनके लक्षण छोड़ जाते हैं। कौन से? मध्यकाल या ऋतुमय काल। ये आप लोग के 11वीं और 12वीं में आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 6 नंबर में पूछा जाता है। 10 लाइन लिखोगे खत्म, 6 नंबर, ठीक है ना। तो उसको रट लेना आप लोग। ये समझ आ गया? अब इस ऋतुमय काल का क्या इंपॉर्टेंट है ये समझो बेटा। आप लोगों को मैं बताया था जब वीर्य मादा के जननांग में जाता है तो वो मोशन करता है। क्या करता है? मोशन, आगे जाता है। तो आगे जाने से पहले उसको एक, जैसे अगर मैं उसका चित्र बनाऊं छोटा सा, तो कुछ इस प्रकार से उनका जननांग रहता है बेटा। इस टाइप से कुछ जननांग उनका रहता है, मान लो, है ना। ये भाग है बेटा योनि। योनि में वीर्य प्रवेश हो जाता है। वीर्य का प्रवेश हो जाने के बाद ये जो खास अंग है इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। ये जो गर्भाशय ग्रीवा है सिर्फ 2 टाइम ओपन होता है। एक जब गाय ऋतुमय काल में रहती है तब, और जब गाय बच्चा देती है तब। 2 खास कंडीशन में ही ओपन होता है। समझ आ गया? अब मान लो गाय ने, सांड ने वीर्य को यहाँ पर छोड़ा है, तो इस वीर्य का इधर जाने के लिए इसका खुलना जरूरी है कि नहीं? है, बिल्कुल जरूरी है भाई। इसीलिए ऐसा होता है कि हर बार जब प्रजनन कार्य कराया जाता है तो हर बार गाय प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। कारण क्या है? वीर्य इधर जा ही नहीं पाता है। जब तक वो उधर जाएगा ही नहीं तब तक वो अंडाणु से मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा,
या सर्विक्स। समझ आ गया? ये सर्विक्स कब ओपन रहता है? जब गाय ऋतुमय काल में होती है या जब वो बच्चा देती है। तो बच्चा देने के समय तो प्रजनन कार्य नहीं कराएंगे, है ना, एक काम निपटा नहीं, फिर से बच्चा पैदा करने उसको पहले निपटने दो। हाँ, तो अब कब कराएंगे? जब गाय नॉर्मल अवस्था में, जब ऋतुमय काल में आती है तब। वैसे वो गर्भ में रहती है तो ऋतुमय काल में नहीं आती है, तो सिंपल सा चीज है। ठीक, तो इनका ओपन होने का समय क्या है बेटा? ऋतुमय काल में। और यही वो खास अवस्था है जब प्रेगनेंसी का ज्यादा चांसेस होता है। समझ आ गया? मतलब इसी अवस्था में नर और मादा पशु को प्रजनन कराया जाता है या कराना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को ऋतुमय काल का ज्ञान होना जरूरी है जब आप लोग पशुपालक हो या बाद में जाकर के कोई पशु चिकित्सक बन जाओ। खैर बन तो नहीं पाओगे, क्योंकि उसको बनने के लिए बायो सब्जेक्ट चाहिए रहता है। समझ आ गया? ठीक, तो ऋतुमय काल समझ आया? चलिए देखो बेटा, ऋतुमय जो काल है उसको कितने अवस्थाओं में बांटा गया है? 4, है ना, यानी कि मध्य चक्र को 4 अवस्थाओं में बांटा गया। मध्य चक्र, मध्य काल भी बताया। ऋतुमय काल क्या होता है? जब ऋतुमय काल आता है तो एक खास समय तक ही रहता है। जैसे गाय में 24 घंटा, भाई जब वो ऋतुमय काल में आती है तो एक खास अवस्था तक ही रहती है, फिर समाप्त हो जाता है वो अवस्था। मतलब गाय मध्य काल में 24 घंटा यानी कि 1 दिन के लिए रहती है। 1 दिन रहने के बाद वो समाप्त हो जाता है, फिर से ये मध्य काल कभी ना कभी तो आएगा। यस सर। तो एक मध्य काल और दूसरे मध्य काल के बीच में जो समय लगता है वही कहलाता है मध्य चक्र। ये समझ आया? यस सर। एक मध्य काल और दूसरे मध्य काल के बीच का समय या मध्य काल के पुनः लौटने का समय क्या कहलाता है? मध्य चक्र। अब ये मध्य चक्र को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी अवस्था है। पहला जो अवस्था बेटा उसको बोलते हैं प्रोइस्ट्रस। प्रोइस्ट्रस। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। गाय का जो मध्य चक्र होता है वो हर 21 दिन में रिपीट होता है। मतलब गाय जब मध्यकाल में आती है 24 घंटे तक रहता है और मध्यकाल समाप्त हो जाता है, तो फिर 21 दिन के बाद वो पुनः वो ऋतुमय काल में आती है। तो उसका मध्य चक्र अवधि कितना है? साइकिल कितना है? 21 दिन। तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला अवस्था होता है प्रोइस्ट्रस। ये कितने दिन का होता है? 2 दिन। ये बेटा होता है 2 दिन का। अब इस अवस्था में क्या होगा? जनन अंग की तैयारी होती है। क्या होती है? जनन अंग की तैयारी। ठीक, जनन अंग की तैयारी, सिंपल है बड़ा। ठीक, अब ये अवस्था जो है कंप्लीट हो जाने के बाद आता है क्या? स्ट्रस। भाई जनन अंग तैयार हो गया तो आता है अब स्ट्रस। ये रहेगा बेटा 1 दिन का, है ना। और इसी समय मादा को जनन की इच्छा होती है। जनन की इच्छा होती है, मतलब इसी समय स्ट्रस मतलब मध्यकाल में आना। मध्यकाल में 1 दिन के लिए आती है। तो ये 1 दिन में उनको प्रजनन की इच्छा होगी। ठीक है, और खास लक्षण आता है वही मध्यकाल कहलाता है ना। तो जनन की इच्छा होती है, इसी समय प्रजनन कराना चाहिए। 2000 पीएटी में 2024 पीएटी में आया नहीं, इस अवस्था में अपन कराते हैं, है ना। ठीक, फिर तीसरा आता है बेटा मेट स्ट्रस। क्या? मेट स्ट्रस। ये जो रहता है कितने दिन का होता है? 4 दिन का। मैं क्या बोला? जब स्ट्रस आता है, मध्यकाल आता है, तो कुछ खास लक्षण आते हैं पशु में। वो लक्षण ना धीरे धीरे इस अवस्था तक समाप्त होने लगते, मिटने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? मिटने लगते हैं। मेट स्ट्रस ऐसे याद रख लेना, लक्षण धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो ये 4 दिन होता है। 4 दिन का लक्षणों की समाप्ति, लक्षणों की समाप्ति होती है भाई। ठीक, अब चौथा जो अवस्था है बेटा वो कहलाता है डाइस्ट्रस। ये होता है बेटा
मतलब इसमें लक्षण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये समझ आ गया। प्रो स्ट्रेस, स्ट्रेस, मेड स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस, 2 दिन का, 1 दिन का, 4 दिन का, 14 दिन का। अगर इसको जोड़ेंगे तो बेटा होता है 21 दिन टोटल। देख लो, जोड़ ले, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 14 21। तो ये हो गया कंप्लीट। यस सर। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि गाय को प्रजनन की इच्छा कब होती है, कौन सी अवस्था में? सबसे छोटी अवधि कौन सी लग रही है आपको? कौन सा? एक ही दिन का है नहीं? यस सर। और इसमें सबसे बड़ा अवधि कौन सा लग रहा है? तो पूछता है मध्य चक्र की सबसे छोटी अवस्थाओं में से एक कौन है? स्ट्रेस। और सबसे बड़ी अवस्था कौन सा बेटा? कितने दिन का होता है ये? 1 और ये 14। चलो ये भी पूछता है मध्य चक्र की सबसे पहली अवस्था क्या है? सबसे अंतिम अवस्था? ऐसे 4-5 क्वेश्चन बनता है। मध्य चक्र की पहली अवस्था प्रोस्ट्रस, मध्य चक्र की सबसे अंतिम अवस्था डायस्ट्रस। ये हो गया ओके, ठीक है। सबसे छोटी अवस्था कौन सी है? एक ही दिन का है। और सबसे बड़ी अवस्था? मेरे ख्याल से अब इसमें आप लोग को क्लियर हो गया। प्रजनन कब कराना चाहिए, कौन सी अवस्था में? ठीक है, नोट कर लिए सब लोग? यस सर। ठीक। हुआ तो जब गाय मध्यकाल में आती तो कितने घंटे तक रहती है? 24 घंटे का, यानी कि 1 दिन। और इसी मध्यकाल में किसका क्षरण होता है बोला था बेटा? अंडाणु का क्षरण होता है, यानी कि ओव्यूलेशन होता है। उनके अंडाशय से अंडाणु का स्त्रवन होता है, ठीक है। अब मान लो कि मैं ये बोल दिया हूं कि भाई ये 24 घंटा तक मध्यकाल में रहती है, और मैं ये भी बोला हूं कि इसी समय प्रजनन कराना चाहिए। बस इस 24 घंटे को भी बांट दिया जाता है। आप 24 घंटे में कभी भी प्रजनन कराओगे तो भी सक्सेस नहीं होगा। तो ये जो अंडाणु का क्षरण होता है मध्यकाल में आने के 10 से 12 घंटे बाद होता है। कितने घंटे बाद? 10 से 12 घंटे बाद। मतलब 24 घंटे का पूरा उनका समय होता है मध्यकाल का। उस 24 घंटे में शुरुआत के 10 से 12 घंटे में अंडाणु का क्षरण नहीं होता है, 12 घंटे के बाद क्षरण होता है। तो 12 घंटे के बाद प्रजनन कराना चाहिए। देखो मध्य चक्र 4 अवस्था का होता है, जिसमें स्ट्रेस में कराते हैं प्रजनन। अब स्ट्रेस होता है बेटा 24 घंटे का, यानी कि 1 दिन का। अब इस स्ट्रेस में मैं भी बोला हूँ अंडाणु का क्षरण होता है, लेकिन पूरे समय तो नहीं होता है ना, 10 से 12 घंटे बाद होता है। तो इस 10 से 12 घंटे के बाद ही क्या कराना चाहिए बेटा? प्रजनन कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? क्योंकि इस 10 से 12 घंटे बाद अंडाणु का क्षरण होता है, और अंडाणु के क्षरण होने के समय ही जब हम लोग प्रजनन कराए तो इस अंडाणु और शुक्राणु का भेदन हो पाएगा। समझ आए भाई? देखो प्रजनन प्रोसेस ज्यादा 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाता है पशुओं में, ठीक है। अब 24 घंटे तक रहता है। आप शुरुआत के मान लो मध्यकाल में आई है ना, मध्यकाल के शुरुआती 2 से 4 घंटे में करा दिया प्रजनन। अब आपको लग रहा है कि भाई सांड ने वीर्य को छोड़ दिया योनि में और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। 10 से 12 घंटे बाद तो खुद ही आती है। समझ आया? हाँ। तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए, लिखो नोट करके। गाय में मध्यकाल के 10 से 12 घंटे बाद, मध्यकाल के 10 से 12 घंटे बाद अंडाणु क्षरण होता है। मध्यकाल में 10 से 12 घंटे बाद क्या होता है? अंडाणु क्षरण होता है। अतः 10 से 12 घंटे बाद, यानी कि मध्यकाल से लेके 10 से 12 घंटे आपको बता रहा हूं, अंतिम मध्यकाल
पूर्व मध्य काल में कराएंगे क्या बेटा प्रजनन? नहीं कराएंगे। मध्य से लेके अंतिम तक 24 घंटा का होता है। 24 घंटे का मध्य क्या होगा बेटा? 12 होगा, मतलब 12 से आप 24 घंटे तक कराओगे। तो इसी को यही क्वेश्चन आता है, मध्य चक्र या मध्य काल की कौन सी अवस्था में पशु को प्रजनन कराना चाहिए? मध्य से अंतिम मध्य काल, मध्य से अंतिम मध्य काल में प्रजनन कराना चाहिए। तो क्या लिख रहे थे आप लोग? 10 से 12 घंटे बाद। 10 से 12 घंटे बाद, अर्थात मध्य से अंतिम मध्य काल में, मध्य से अंतिम मध्य काल में प्रजनन कराना चाहिए। क्लियर? चलो नया जो टॉपिक है या हेडिंग है, गर्भाधान या इंसीमिनेशन। मैं बताया था अभी बच्चा बनते समय जब नर पशु का वीर्य मादा के जनन अंग में प्रवेश करता है, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं गर्भाधान। वीर्य का मादा के जनन अंग में प्रवेश या अंदर जाना, समझ आ गया? तो इसी को बोलते हैं बेटा गर्भाधान। अब ये गर्भाधान होता है दो प्रकार। वीर्य को पशु चिकित्सक के द्वारा भी मादा के जनन अंग में पहुंचाया जा सकता है, करते हैं प्रोसेस। तो इसको बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान, है ना? जब गर्भाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा हो? डॉक्टर या पशु विशेषज्ञ के द्वारा हो। लेकिन जब नर पशु स्वतंत्र रूप से मादा के साथ प्रजनन करते समय, है ना, वीर्य को जनन अंग में डाले, तो वो होता है प्राकृतिक गर्भाधान, है ना? तो ज्यादातर जो होता है पशुओं में गर्भाधान वो प्राकृतिक गर्भाधान के थ्रू होता है। जब हमको कुछ नया नस्ल बनाना है, नया चीज बनाना है, तब हम लोग कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। तो दोनों समझ आ गया? अब ये गर्भाधान को आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, एक चैप्टर ही है, ठीक? तो उसको बाद में पूरा कंप्लीट समझाऊंगा। समझ आ गया गर्भाधान? लिखो, वीर्य का मादा पशु के जनन अंग में प्रवेश होना गर्भाधान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है बेटा निषेचन या फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? गर्भाधान के बाद वीर्य तो अंदर चले गया, अब अंदर जाने के बाद शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु के साथ जाकर के भेदन करता है। क्या करता है? भेदन। अब उस प्रक्रिया में केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु के साथ क्या करता है? भेदन करता है, और अंडाणु शुक्राणु दोनों के आपस में भेदन की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया कहलाता है बेटा निषेचन। ठीक है, सिंपल है। अब शुक्राणु लाखों की संख्या में होता है, लेकिन उन लाखों की संख्या में से एक शुक्राणु ही अंडाणु का भेदन करता है। जब भेदन करता है तो शुक्राणु बेटा कुछ इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर। ये इनका सिर वाला भाग है जो बड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पे होता है गर्दन वाला भाग, और इतना जो लंबा रहता है, पूंछ तो बहुत लंबा रहता है, तो ये पूंछ वाला भाग होता है। तो भेदन की प्रक्रिया जब होती है तो इनका सिर ही क्या होता है ना, अंडाणु के अंदर जाता है। इसका शुक्राणु का केवल सिर वाला हिस्सा ही क्या आता है? अंडाणु का भेदन करता है। तो ऐसा भी पूछ सकता है, तो याद रहेगा भेदन की प्रक्रिया में केवल और केवल सिर ही अंदर जाता है, ठीक? बाकी बाहर रहता है, नहीं टूटता नहीं है, वो जाकर के चिपक जाता है। समझ आ गया? अब ये जो है, ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी में। ये निषेचन का जो प्रक्रिया है वो अंडवाहिनी में कंप्लीट होता है। लिख लो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा गर्भावस्था, प्रेगनेंसी स्टेज, गर्भावस्था। अब निषेचन हो चुका है। निषेचन होने के बाद वो जो अंडाणु रहता है उसको बेटा जाइगोट बोलते हैं, युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक। अब ये युग्मक 4 दिन बाद सीधा सीधा गर्भाशय में एंटर हो जाता है, चले जाता है, और यहीं पर इसकी वृद्धि होना प्रारंभ होता है। वृद्धि होकर के किसमें बदल जाता है बेटा? भ्रूण में बदल जाता है ना? जाइगोट था, जाइगोट धीरे से गर्भाशय में जाकर के भ्रूण में बदलता है। अब ये भ्रूण धीरे धीरे अंग, है ना, नाक कान मुंह पैर सब बनाना शुरू करेगा। ठीक है, तो जितने समय में
ये पूरा प्रक्रिया होता है, उसी को गर्भावस्था बोलते हैं। समझ आ गया? देखो भ्रूण में बदलता है और यहाँ इसके अंगों का बनना प्रारंभ हो जाता है, इसी समय को ही गर्भावस्था कहते हैं। समझ आ गया? ठीक है। ये समय जब कंप्लीट हो जाएगा गर्भावस्था, तो बयाने की प्रक्रिया यानी कि प्रसव क्रिया होगा। समझ आ गया? इसको लिख लो। चलिए, गर्भावस्था के बाद आता है नया टॉपिक, गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड। बोलो, गेस्टेशन पीरियड। सिंपल है बेटा, मैं क्या बोला, गर्भ में भ्रूण किसमें बदलता है, नवजात। ये अवस्था गर्भावस्था कहलाता है, और जितना समय लगता है ये भ्रूण से लेकर नवजात बनने का जो अवस्था है, उसी स्टेज को गर्भावस्था कहते हैं। अब इस अवस्था में कुछ समय लगता है, जितना समय लगता है भ्रूण का नवजात में कन्वर्ट होने में, वही समय क्या कहलाता है बेटा, गर्भकाल। गर्भकाल। ये गर्भकाल कंप्लीट हो जाएगा, फिर बच्चा के बयाने की यानी कि बच्चा देने की प्रक्रिया होगा। लिख लो, भ्रूण से नवजात के संपूर्ण शारीरिक विकास में जितना समय लगे, भ्रूण से नवजात बनने में जितना समय लगता है, उसे गर्भकाल कहते हैं। चलिए, ये चार्ट आप लोग को पशु प्रजनन से संबंधित सारा डाटा बताएगा। जैसे पशु का युवावस्था कब आएगा, युवावस्था के बाद मध्य चक्र कितने दिन बाद आता है, उनमें मध्यकाल कितने समय तक रहता है, ठीक है। उस मध्यकाल में हम प्रजनन कौन से समय में कराएं, और उनमें गर्भकाल की अवधि कितना दिन होती है। इन सभी चीजों को ये चार्ट डिस्कस कर डालेगा, पूरा बताएगा। अब इन सभी चीजों को मैं बता चुका बेटा, युवावस्था क्या होता है, मध्य चक्र क्या होता है, मध्यकाल क्या होता है, प्रजनन का समय क्या होता है, गर्भकाल क्या होता है, सब बता दिया। ठीक, अब समझना एक एक पशु के बारे में। जैसे गाय है, तो गाय और अलग अलग पशुओं का युवावस्था अलग अलग आता है ना। गाय में, देसी गाय के बारे में बात करें तो 24 महीने यानी कि 2 वर्ष का समय लगता है, 2 से 2.5 वर्ष लगता है, ठीक। लेकिन मैं बात करूं बेटा संकर गाय का, तो 18 महीने में यानी कि 1.5 वर्ष में वो युवा हो जाता है। अब युवा होने के बाद उनमें मध्यकाल आएगा, कितने घंटे का होता है बेटा मध्यकाल, 24 घंटा, मतलब 1 दिन, 24 घंटा या 1 दिन। अब ये मध्यकाल पुनः कितने दिन बाद आता है, हर 21 दिन में आता है। तो मध्य चक्र अवधि कितना होता है, 21 दिन। ये बहुत बार पूछा गया है, गाय में मध्य चक्र अवधि कितना होता है, 21 दिन। तो बहुत सारे पशु में 21 दिन होता है, गाय में होता है, भैंस में होता है, बकरी में होता है, और सुअर में। केवल भेड़ का होता है बेटा कितना दिन, 17 दिन। समझ आ गया? केवल भेड़ बस का मध्य चक्र 17 दिन का होता है, बाकी सभी एनिमल का कितना होता है, 21 दिन। ठीक, मध्यकाल सभी पशुओं का अलग अलग दिन होता है। जैसे गाय में 1 दिन होता है, भैंस में 1 दिन से ज्यादा, मतलब 36 घंटे तक रहती है मध्यकाल में। बकरी जो है वो 2 से 3 दिन, भेड़ जो रहती है 1 से 2 दिन, और सुअर में 2 से 3 दिन। तो इसको आप लोग अच्छे समझना, गाय 1 दिन, भैंस 36 घंटा, बकरी 2 से 3 दिन, भेड़ 1 से 2 दिन, और सुअर में 2 से 3 दिन। अब जब मध्यकाल में आती है तो मैं बताया अंडाणु का क्षरण तुरंत होता है क्या, नहीं, अंडाणु का क्षरण होता है बाद में। तो उसको मध्यकाल के कौन से समय में प्रजनन कराएंगे, तो अंतिम 8 घंटा, अंतिम 8 घंटा, मतलब मध्य से अंतिम समय तक अपन क्या कराएंगे बेटा, प्रजनन। तो जैसे 16 से 24 घंटे तक अपन प्रजनन कराएंगे, है ना। इसमें भी अंतिम 8 घंटा भैंस में, है ना, बकरी में भी अंतिम 8 घंटा, भेड़ में भी अंतिम 8 घंटा। तो ये है प्रजनन का सही समय। वो इतने घंटे तक वो रहेगी, इतने घंटे तक वो मध्यकाल में रहेगी, लेकिन उस घंटे में अपन कौन से समय में कराएंगे उसको यहाँ पे लिखा गया, ठीक। गर्भकाल पूछा जाता है, गाय में गर्भकाल होता है बिल्कुल 282 दिन।
अब देखो 280 आएगा तो भी आपको मानना पड़ेगा। एक दो दिन आप लोग भी कम ज्यादा होके आते हो, 4-5 दिन जल्दी आ जाता है, कोई 10 दिन लेट हो जाता है, होता है। तो एवरेज अगर मान के चले तो 282 दिन गर्भकाल है। अगर मैं महीने में बात करूं तो 9 माह 9 दिन। भैंस में 310 दिन, 310 दिन। मतलब देखो 280 और 310 में कितने दिन का फर्क, 1 महीने का फर्क है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10 माह 10 दिन और टोटल 310 दिन, 282 दिन, इनका 310 दिन, इनका 9 माह 9 दिन, इनका 10 माह 10 दिन। बकरी का होता है 145 से 150, मतलब 5 माह 5 दिन। 5 दिन। इजी है याद करने के लिए। 9 माह 9 दिन, 10 माह 10 दिन, 5 माह 5 दिन। इनका भी सेम है भाई, 5 माह 5 दिन। भेड़ बकरी का लगभग सेम। अब सुअर का जो गर्भकाल होता है बेटा सबसे कम है इनमें से, 115 दिन, मतलब 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन। अच्छा है, 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन और 3 दिन। तो अब इस चार्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है इसको समझना। सबसे ज्यादा पूछेगा आपको ये और ये, सबसे ज्यादा पूछेगा ये वाला पॉइंट और वो वाला। बाकी ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है ना। देखो भैंस में 2.5 साल लग जाता है युवावस्था आने में, है ना। 2.5 साल मतलब 30 महीना जी, है ना। बकरी 12 महीने यानी कि 1 वर्ष में युवा हो जाती है, भेड़ 10 महीने में और सुअर देख लो 2.5 वर्ष, 2 से 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष से कम और आधा। तो ये इनका समय है। तो आप लोग इस टॉपिक को, इस चार्ट को बड़ा अच्छे से याद रखना। क्लियर?